नमस्कार। आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में अर्थव्यवस्था खंड से एक प्रश्न लिया है। पहले प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, पूंजीगत बजट एवं राजस्व बजट के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए तथा इन दोनों घटकों के संघटकों को समझाइए। इस प्रश्न में बजट के बारे में लिखना है और बजट के बारे में लिखते हुए पूंजीगत बजट और राजस्व बजट के अंतर को समझाना है और अंतर को समझाने के साथ साथ इन दोनों घटकों के मध्य जो मदें होती हैं, जो इसके कंपोनेंट्स हैं कि किन किन घटकों से प्राप्तियां होती हैं, किन घटकों से व्यय किया जाता है, किन घटकों पर, उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पर इस प्रश्न के उत्तर को इवेलुएट करने से पहले हम लोग कंटेंट देख लेते हैं कि कंटेंट क्या होना चाहिए। उसके लिए मैंने कुछ इमेजेस ली हुई हैं। पहले तो यही देख लेते हैं कि किसी भी देश के बजट के घटक के लिए एक होता है राजस्व बजट, एक होता है पूंजीगत बजट। राजस्व बजट में दो भाग हो गए, राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय। और राजस्व प्राप्तियों में जाएंगे तो इसके अंतर्गत भी दो क्लासिफिकेशन हो गए, दो वर्गों में, कर राजस्व प्राप्तियां और गैर कर राजस्व प्राप्तियां। इसके साथ साथ जब पूंजीगत बजट में जाएंगे तो पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय, पूंजीगत प्राप्तियां भी इस वर्ग में भी दो वर्गों में विभाजित होती हैं, ऋण पूंजीगत प्राप्तियां और गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां। इसके ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तब राजस्व बजट को देख लेते हैं। राजस्व बजट में राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय को शामिल किया जाता है। जब हम लोग राजस्व बजट और पूंजीगत बजट को देख लेंगे उससे हमें समझ में आ जाएगा कि राजस्व बजट में और पूंजीगत बजट में अंतर क्या होता है। तो देखते हैं एक बार। राजस्व प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां ऐसी प्राप्तियां होती हैं जिससे सरकार पर किसी भी प्रकार की देनदारी सृजित नहीं होती, लायबिलिटीज जनरेट नहीं होती, अर्थात सरकार द्वारा प्राप्तकर्ता को पुनः भुगतान की आवश्यकता नहीं होती। साथ ही इन प्राप्तियों से परिसंपत्तियों में कमी भी नहीं होती है। परिसंपत्तियों का मतलब एसेट्स, सरकार की एसेट्स भी कम नहीं होती हैं और लायबिलिटीज भी जनरेट नहीं होती हैं। ये हो गई राजस्व प्राप्तियां। अब राजस्व व्यय देख लेते हैं। राजस्व व्यय से तात्पर्य ऐसे व्यय से है जिनसे सरकार द्वारा ना तो परिसंपत्तियों का सृजन होता है और ना ही देयताओं में कमी आती है। ये व्यय सरकारी विभागों के सामान्य दैनिक कार्यों एवं विभिन्न सेवाओं से संबंधित होते हैं जिनसे भविष्य में कोई राजस्व सृजित नहीं होता है। राजस्व व्यय एक दिशीय भुगतान होते हैं, अर्थात सरकार जो धन व्यय करती है उसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकती। तो ये हो गया राजस्व बजट। और पूंजीगत बजट भी देख लेते हैं। पूंजीगत बजट के भी दो भाग होते हैं, पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय। इन्हीं को पढ़ लेंगे, इन्हीं से हमें राजस्व बजट और पूंजीगत बजट का अंतर मिल जाएगा। पूंजीगत प्राप्तियों में देख लेते हैं। पूंजीगत प्राप्तियों से आशय सरकार की उन प्राप्तियों से है जिनसे या तो परिसंपत्तियों में कमी आती है या देयताओं का सृजन होता है, या तो एसेट्स कम होती हैं या लायबिलिटीज बढ़ जाती हैं। ये हो गई पूंजीगत प्राप्तियां। इन प्राप्तियों में ऋण पूंजीगत प्राप्तियां तथा गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां सम्मिलित की जाती हैं। ये बात हमने इस वाले इमेज में भी देख ली थी। पूंजीगत प्राप्तियों में ऋण पूंजीगत प्राप्तियां और गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां शामिल होती हैं। पूंजीगत व्यय को देख लेते हैं। पूंजीगत व्यय में वे सम्मिलित होते हैं जिनसे या तो परिसंपत्तियों का सृजन होता है या तो देयताओं में कमी आती है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि इस प्रश्न के दो भाग हैं, पूंजीगत बजट एवं राजस्व बजट के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। ये पहला भाग हो गया प्रश्न का। और दूसरा है इन दोनों घटकों के संघटकों को समझाइए। तो इस प्रश्न के पहले भाग के लिए ये वाली इमेज और इन इमेजेस से डेटा मिल जाएगा कि पूंजीगत बजट और राजस्व बजट में क्या अंतर होता है, यहां से मिल गया। इसके साथ साथ दूसरा भाग है इस प्रश्न का कि इन दोनों घटकों के संघटकों को समझाइए। अभी तक हमने ये समझा कि पूंजीगत बजट और राजस्व बजट की प्रकृति क्या होती है। अब हमें ये समझना है कि राजस्व बजट में जो प्राप्तियां होती हैं वे किन संघटकों से प्राप्त होती हैं, या पूंजीगत बजट में जो प्राप्तियां होती हैं वे किन मदों से प्राप्त होती हैं। ठीक इसी प्रकार व्यय किन मदों पर होता है, इसको भी मैंने इमेजेस में लिया है, उसे भी देख लेते हैं।
कर राजस्व प्राप्तियां, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था प्राप्तियां, कर राजस्व, गैर कर राजस्व और उसके साथ साथ राजस्व व्यय। तो 1, 2, 3 राजस्व बजट पढ़ते हुए हमें इन 3 वर्गों के मदों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पर भी 1, 2 और 3 पूंजीगत बजट के बारे में पढ़ते हुए हमें इन 3 वर्गों की मदों के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि कहाँ से किन वर्गों से प्राप्तियां हो रही हैं और किन मदों पर व्यय हो रहा है, उसको भी देख लेते हैं। कर राजस्व प्राप्तियां, सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों को कर राजस्व प्राप्तियां कहते हैं। प्रत्यक्ष करों में आयकर, निगम कर, पूंजीगत लाभ कर, ब्याज कर, अनुषंगी लाभ कर और प्रतिभूति लेन देन कर आदि सम्मिलित होते हैं। अप्रत्यक्ष करों में वस्तु एवं सेवा कर को सम्मिलित किया गया है, जीएसटी को। अब देख लेते हैं गैर कर राजस्व प्राप्तियों में। गैर कर राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत कर के अतिरिक्त अन्य सभी स्रोतों से सरकार द्वारा प्राप्त की जाने वाली आय को सम्मिलित किया जाता है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त लाभ एवं लाभांश, शुल्क एवं जुर्मानों से होने वाली प्राप्तियां, सरकार को आंतरिक एवं बाह्य ऋणों से प्राप्त होने वाले ब्याज, सरकार द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान एवं वित्तीय सेवाओं जैसे मुद्रा एवं डाक टिकट को छापने से प्राप्त आय एवं एस्टीट से प्राप्त आय आदि को शामिल किया जाता है। तो ये जो इसके अंतर्गत जो मदें लिखी हुई हैं, ये प्रश्न के दूसरे भाग के उत्तर के लिए इन्हीं संगठकों के बारे में जानकारी देनी है। यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एक वर्ड लिखा हुआ है एस्टीट। एस्टीट का मतलब होता है कि ऐसा धन जिसके लिए कोई उत्तराधिकारी न हो। जैसे किसी व्यक्ति का बैंक में खाता था और उसका बैंक में कोई धन जमा था, लेकिन वह किसी उत्तराधिकारी को नियुक्त किए बिना अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह जो धन होता है उस धन को एस्टीट कहा जाता है। तो वह भी सरकार के पास चला आता है। राजस्व व्यय, इस प्रकार के व्यय में ब्याज अदायगी, राज्यों को दिया जाने वाला अनुदान, सब्सिडी, रक्षा खर्च, सरकार द्वारा दिया जाने वाला वेतन, पेंशन तथा छात्रवृत्ति आदि शामिल हैं। अब पूंजीगत, ये पूंजीगत बजट के अंतर्गत लिखा हुआ है। पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय। पूंजीगत प्राप्तियों को भी 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, ऋण पूंजीगत प्राप्तियां, गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां। यही बात हम लोगों ने यहां पर इस इमेज में देखी थी, ऋण पूंजीगत प्राप्तियां और गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां। अब इसकी मदें देख लेते हैं। ऋण पूंजीगत प्राप्तियां, इन पूंजीगत प्राप्तियों में ऋण अथवा सार्वजनिक ऋण जिसमें जनता से लिए गए ऋण, आंतरिक संबंध उधारी, ट्रेजरी बिल के विक्रय के माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण तथा विदेशी सरकारों एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से प्राप्त किए गए ऋण सम्मिलित होते हैं। इसके अतिरिक्त भारत के लोक लेखा में रखा गया धन जिसमें लघु बचतों, डाकघर बचत खाता एवं राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, भविष्य निधि जमा तथा पेंशन फंड जमा आदि भी ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल हैं। और गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में देखेंगे तो इन पूंजीगत प्राप्तियों में सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश से प्राप्त धनराशि को सम्मिलित किया जाता है। पूंजीगत व्यय को देख लेते हैं। इसमें सरकार के द्वारा दिए गए आंतरिक और बाह्य ऋणों की अदायगी, शेयरों में निवेश तथा भूमि, भवन, मशीनों एवं उपकरणों पर किया गया व्यय आदि को सम्मिलित किया जाता है। तो जब भी बजट का प्रश्न सामान्यतया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है। बजट के जो प्रश्न के उत्तर को लिखने के लिए या इस प्रकार का जो उत्तर लिखना हो, इस प्रश्न के उत्तर को लिखने के लिए कम से कम 250 शब्द दिए ही जाने चाहिए। लेकिन इस बच्चे ने इस प्रश्न का उत्तर 150 शब्दों के लिए लिखा है और इसका उत्तर कंप्लीट नहीं था। मैंने पहले ही पढ़ के देखा था। अब देख लेते हैं कि इस बच्चे ने लिखा क्या है। सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में कुल अनुमानित प्राप्तियां तथा व्यय का विवरण बजट कहलाता है। ये बात सही है। हाल ही में सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के बजट को प्रस्तुत किया गया है। तो प्रस्तुत किया गया है तो इसको लिखने की क्या जरूरत थी? अननेसेसरी। बजट तो हर साल प्रस्तुत किया जाता है, उसमें नई बात क्या है? बजट की संरचना।
पूंजीगत बजट, राजस्व बजट, पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत व्यय, राजस्व बजट में राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय। जब इसने इस टेबल को बनाया है तब इसको लिख देना चाहिए था और नीचे कर राजस्व प्राप्तियां, गैर कर राजस्व प्राप्तियां, या ऋण पूंजीगत प्राप्तियां, गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां। यहां तक तो ठीक है, भूमिका ठीक लिखी है। आगे देखते हैं। अब इस बच्चे ने पूंजीगत बजट तथा राजस्व बजट के मध्य अंतर लिखने का प्रयास किया है। पढ़ लेते हैं। पूंजीगत प्राप्तियों से सरकार की देयताओं में वृद्धि हो सकती है, जबकि राजस्व प्राप्तियों से देयताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक बात है ये। पूंजीगत प्राप्तियों से सरकार की परिसंपत्तियों में कमी हो सकती है तथा जबकि राजस्व प्राप्तियों से परिसंपत्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहां पर आप लोग पढ़ेंगे तब देखेंगे कि यहां पर भी लिखा है पूंजीगत प्राप्तियों से, और जबकि राजस्व वाली ये जो लाइन है, जबकि राजस्व वाली ये पूरी तरह से सेम है। एक ही बात को 3 और 3 6 लाइनों में लिखने का प्रयास किया है, जबकि ये यहीं पर लिख सकता था कि पूंजीगत प्राप्तियों से सरकार की देयताओं में वृद्धि होती है, हो सकती क्या है, होती है। सरकार की देयताओं में वृद्धि हो सकती है या परिसंपत्तियों में कमी हो सकती है, जबकि राजस्व प्राप्तियों से देयताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये जो बातें लिखी हैं इनको क्लब करके शॉर्ट में भी लिखा जा सकता है। यही लिखा जा सकता था कि पूंजीगत प्राप्तियों से सरकार की देयताओं में वृद्धि हो सकती है या सरकार की परिसंपत्तियों में कमी हो सकती है, जबकि राजस्व प्राप्तियों से देयताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परिसंपत्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो लाइंस को क्लब करके लिखा जा सकता था। आगे देख लेते हैं। पूंजीगत व्यय से सरकार की देयताओं में कमी आ सकती है, जबकि राजस्व व्यय से सरकार की देयताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पूंजीगत व्यय से सरकार की परिसंपत्तियों में वृद्धि हो सकती है, जबकि राजस्व व्यय से परिसंपत्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पे भी लाइंस को क्लब करके लिखा जा सकता था। परिसंपत्तियों और देयताओं को अलग अलग करके लिखा है, जिससे कि पेज थोड़ा भरा भरा सा लगे। अतः सरकार द्वारा बजट घाटे को कम करने हेतु राजकोषीय समेकन का उचित प्रबंधन आवश्यक है। अतः सरकार द्वारा बजट घाटे को कम करने हेतु, बजट घाटे को कम करने हो तो आपसे कोई सुझाव नहीं पूछा गया था। प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या पूछा गया था। प्रश्न तो पूछा गया था पूंजीगत बजट एवं राजस्व बजट के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए, इन दोनों घटकों के संघटकों को समझाइए। और यहां पर यह बच्चा कह रहा है कि अतः सरकार द्वारा बजट घाटे को कम करने हेतु राजकोषीय समेकन का उचित प्रबंधन आवश्यक है। साथ ही आधुनिक तकनीक होता है, तकनीक के माध्यम से बजट पारदर्शिता पर बल दिया जा रहा है। ये लाइनें भी लिंक नहीं है, टैली नहीं कर रही है इस आंसर से। और इस प्रश्न में अगर हम लोग पहले भाग को मान भी लें कि प्रश्न के पहले भाग का उत्तर दे दिया गया है, जहां पर पूंजीगत बजट एवं राजस्व बजट के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए, इस प्रश्न का उत्तर बता दिया गया है, उसके बाद भी इन दोनों घटकों के संघटकों को समझाइए कि इन दोनों घटकों के अंतर्गत जो पूंजीगत प्राप्तियां हैं वे किन मदों से प्राप्तियां हैं, और जो पूंजीगत व्यय हो रहा है वह किन मदों पर हो रहा है। राजस्व प्राप्तियां हो रही हैं वे किन मदों से प्राप्तियां हो रही हैं, और जो राजस्व व्यय हो रहा है वह किन मदों से या किन मदों पर हो रहा है, ये बात भी समझानी चाहिए थी। जबकि इस प्रश्न के उत्तर में इस बच्चे ने कुछ भी नहीं समझाया है, और प्रश्न का जो दूसरा भाग है उसके बारे में कोई शब्द भी नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर जो इस बच्चे ने निष्कर्ष लिखने का प्रयास किया है वह भी टैली नहीं कर रहा है, लिंक नहीं कर रहा है, अननेसेसरी है।
जबकि इसे प्रश्न के दूसरे भाग के उत्तर के लिए यहां पर ये जो दी हुई है मदें, जैसे अप्रत्यक्ष कॉमा लगा के छोटी छोटी लाइनों में एक दो उदाहरण भी लिख देता, कर राजस्व प्राप्तियों से दो तीन उदाहरण लिख देता, गैर कर राजस्व प्राप्तियों से दो तीन उदाहरण लिख देता, इससे बात बन जाती। उसके बाद राजस्व व्यय लिखते हुए दो तीन उदाहरण लिख देता, उससे बात बन जाती। और यही इसे पूंजीगत प्राप्तियों और पूंजीगत व्यय के बारे में करना चाहिए था, लेकिन इसने कोई उत्तर में कुछ भी नहीं लिखा है। और इस प्रश्न में लिखे हुए जो शब्द हैं 150 के आसपास ही हैं, जबकि ये जो 4 अंतर लिखे हैं इनको भी क्लब करके 2 अंतरों में ही लिखा जा सकता था। मार्क्स की बात देख लेते हैं। अगर 250 शब्दों में इसका उत्तर लिखा जाना चाहिए था और 15 नंबर के लिए प्रश्न था, भूमिका के लिए तो इसे दिया जा सकता है 1.5 मार्क्स, यहाँ तक तो ठीक है। और इस प्रश्न के दूसरे भाग के लिए बातें तो सारी ठीक ही लिखी हैं, हालांकि विस्तार करके लिख दी हैं। जो बात 2 पॉइंट्स में आ सकती थी उसे 4 पॉइंट्स में लिखा है, लेकिन सही लिखा है। 15 नंबर का ये प्रश्न है तो इसे 3 नंबर दिए जा सकते हैं और इस प्रश्न का मार्क्स नहीं दिए जा सकते, कोई अंक नहीं दिए जा सकते। और ये जो निष्कर्ष लिखा है ये भी लिंक्ड नहीं है, संबंधित नहीं है इस प्रश्न के उत्तर से, तो इस बच्चों को दिए जाते हैं 4.5 मार्क्स। और मैं ये अनुमान लगा पा रहा हूँ कि इस बच्चे ने ठीक से बजट के बारे में अध्ययन नहीं किया होगा। इस बच्चे को सलाह दी जाती है कि प्रश्न की मांग को समझे और प्रश्न की मांग को समझ के पूरा उत्तर लिखे। जैसे इस बच्चे ने प्रश्न के पहले भाग को तो लिख दिया, लेकिन दूसरे भाग को पूरी तरह से छोड़ दिया। निष्कर्ष लिखते समय भी आप ऐसी बातें लिखें जो प्रश्न की मांग से कहीं ना कहीं संबंधित हों। लेकिन अगर आप ऐसी बात लिख देंगे जो प्रश्न की मांग से संबंधित ही नहीं है, केवल शब्द लिखने हैं आपको, केवल पेज भरना है आपको, तो उससे एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा। और प्रश्न को अधूरा ना लिखें, प्रश्न को पूरा लिखें। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न में 2 भाग थे, पहले भाग को तो लिखा गया था लेकिन दूसरे भाग को नहीं लिखा गया था, इसलिए दूसरे भाग में मार्क्स देने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं थी। और इस बच्चे को इस प्रश्न में 15 नंबर में से 4.5 अंक दिए जाते हैं। और इस एपिसोड के बाद अब हम लोग अगले एपिसोड में मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।